नमस्कार मेरे बहादुर साथियों। मेरा नाम है शशांक और खौफ नगर में आपका स्वागत है। ये कहानी है दो दोस्तों की, सिया और मीरा की, जिनका शौक उनकी ही जान का दुश्मन बन बैठा। तो आइए अब ये कहानी हम सिया की नजरिए से सुनते हैं। ये सब कब शुरू हुआ ये मैं ठीक से नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे ना कोई एक तारीख याद है और ना ही कोई खास घटना जिससे कहा जा सके कि हाँ, सब कुछ यहीं से बिगड़ा। लेकिन इतना मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि जिस दिन हम नजर कर पहुंचे, उस दिन से हमारी जिंदगी में कुछ तो ऐसा बदल गया जो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। मेरा नाम है सिया। मैं एक आम लड़की हूँ और मीरा मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। कॉलेज से हम साथ साथ हैं। हॉस्टल में हम एक ही कमरे में रहते थे, हर बात एक दूसरे से शेयर करते थे। हमारे बीच वो जुड़ाव था जो बिना बोले भी समझ आ जाता था। पर मीरा मुझसे बिल्कुल ही अलग है। उसे घूमना फिरना बहुत पसंद है, खासकर ऐसी जगहों पर जहाँ बहुत कम लोग जाते हो, जहाँ जंगल हो, पहाड़ हो और मोबाइल सिग्नल तक ना मिलता हो। उसे लगता है कि ऐसी जगहों पर ही असली जिंदगी मिलती है, जहाँ इंसान अकेला हो और प्रकृति के साथ हो। जबकि मैं थोड़ी सतर्क किस्म की हूँ। नई जगहों पर जाने से पहले उसके बारे में गूगल करना, होटल के रिव्यू पढ़ना, रास्तों का नक्शा देखना, ये सब मेरी आदत है। लेकिन मीरा के साथ रहते रहते मेरी ये आदतें धीरे धीरे ढीली पड़ गई थी। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। मीरा ने अचानक मुझसे आकर कहा, चल ना, एक जगह चलते हैं। नजरगढ़ नाम का एक गांव है, ट्रैकिंग के लिए बेस्ट है। मैंने पूछा, कहाँ है ये गांव? फिर उसने कहा, पता नहीं, पर उत्तराखंड की तरफ कहीं है। गूगल मैप में एक धुंधली सी लोकेशन दिख रही है। मैं थोड़ी घबराई, बोली, तो फिर हम वहां पहुंचेंगे कैसे और रहेंगे कहां पर? फिर मीरा ने मुस्कुराकर कहा, अरे बस तू चल, सब हो जाएगा। ये भी कोई पूछने की बात है। और मैं हमेशा की तरह उसकी बात मान गई। सच कहूं तो उसके उस भरोसे से भरे चेहरे को देखकर इनकार करना कभी आसान नहीं रहा मेरे लिए। मैंने भी झिझकते हुए फोन उठाया और नजरगढ़ के बारे में सर्च किया, मगर उस गांव से रिलेटेड कुछ मिला ही नहीं। ना कोई ट्रैवल ब्लॉग, ना फोटो, ना होटल लिस्टिंग। बस एक पुराना सा आर्टिकल जिसमें लिखा था कि यह गांव अब सुनसान हो चुका है। लोग वहां से पलायन कर चुके हैं। कुछ एक बार घर बचे हुए हैं, लेकिन वो भी जंगल के बीच में छिपे हैं। फिर मैंने मीरा से कहा, इसका मतलब ये तो कोई भूतिया जगह भी हो सकती है। वो हंस पड़ी, तेरा दिमाग बात में भूत पकड़ ही लेता है। वहां का सुकून देख, डर मत देख। मीरा जब भी ऐसी बोलती है तो मैं बहस नहीं कर पाती। शायद इसलिए भी क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी चाहती थी कि इस भागती दौड़ती जिंदगी से थोड़ा हटकर कुछ अलग महसूस किया जाए। तो बस हमने बैग पैक किया, कुछ जरूरी सामान रखा, टॉर्च, पावर बैंक, मेडिकल किट, और निकल पड़े नजरगढ़ गांव की ओर। हम देहरादून तक ट्रेन से पहुंचे। स्टेज पर हलचल थी, लेकिन मुझे पहले से एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे मैं किसी ऐसी जगह जाने वाली हूँ जहां मुझे नहीं जाना चाहिए। पर मैंने उसे मीरा को जाहिर नहीं होने दिया। वो बहुत खुश थी। उसकी आंखों में वो पुरानी चमक थी जो उसे हर नए सफर में दिखाई देती थी। फिर देहरादून पहुंचकर हमने वहां से एक लोकल जीप ली जो हमें पहाड़ों के रास्ते ऊपर की ओर ले जा रही थी। रास्ता बेहद सकरा और खतरनाक था। दोनों ओर गहरी खाई और ऊपर से लटकते पेड़ों की शाखाएं। जीप का ड्राइवर बहुत कम बोल रहा था, और जब मीरा ने उससे नजरगढ़ के बारे में पूछा तो वो बस एक बार पलटा और कहा, मैडम, उधर कोई जाता नहीं अब, बहुत पुराना गांव है। फिर उसने चुप्पी ओढ़ ली। जीप से उतरने के बाद जो रास्ता बचा वो हमें पैदल तय करना था। लगभग 3 घंटे की चढ़ाई। रास्ते में कोई और इंसान नहीं मिला, सिर्फ जंगली पौधे, अजीब अजीब तरह के पक्षियों की आवाजें और बहुत गहरा सन्नाटा। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे थे, आसमान का रंग बदलता जा रहा था। हवा में नमी थी और वो नमी सीधी हड्डियों में उतर रही थी। आखिरकार हम नजरगढ़ किसी तरह पहुंच गए। वो जगह गांव तो थी, लेकिन देखने में ऐसा लगता था जैसे बरसों से किसी ने यहाँ सांस भी ना ली हो। चारों तरफ झाड़ियों से ढके टूटे फूटे घर, दीवारों पर काई जमी हुई, खिड़कियां खुली और गलियों में अजीब सी बदबू।
न मिट्टी की न जानवर की, एक सड़ी हुई पहचान से बाहर की गंध। जो कुछ लोग वहां दिखे भी तो बेहद अजीब थे। उन्होंने हमारे आने पर कुछ भी नहीं कहा, न मुस्कुराए, न चौंके, न कोई सवाल किया, बस चुपचाप हमें देखते रहे। उनकी आंखें बहुत अजीब थी, बड़ी, लेकिन उनमें कोई हलचल नहीं थी। वो किसी जीवित इंसान की आंखें नहीं लगती थी। तभी हम चलते चलते गांव के बीचों बीच एक पुराने से लकड़ी के घर के सामने रुके। घर के बाहर खपरेल की टूटी छत और दीवारों पर लिपा हुआ गोबर और मिट्टी का लेप। दरवाजा हल्के से हमारे धक्का देने पर चमराता हुआ खुला। तभी एक बेहद बूढ़ी औरत, झुकी हुई कमर के साथ उलझे बाल, सूखे होठ, दरवाजे पर आई। उसने कुछ नहीं कहा, बस हमारी तरफ देखा, फिर अंदर मुड़ गई। फिर हम भी चुपचाप उनके पीछे चले गए। अंदर जाते ही उन्होंने एक कमरा दिखाया, छोटा सा कमरा, लकड़ी के फर्श, कोनों में जाले और हवा में सीलन की महक। दीवारों पर दरारें थी और एक कोने में एक पुरानी लालटेन रखी थी। बिजली नहीं थी। वो औरत चुपचाप लालटेन जलाई और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गई। उसकी चाल भी अजीब थी, जैसे वो जमीन पर नहीं चल रही हो बल्कि जमीन उसे खींच रही हो। शाम तक हम बहुत थक चुके थे, इसलिए जल्दी ही खाना खा के बिस्तर पर लेट गए। लेकिन वो कमरा, उसमें एक बेचैनी थी जो आंख बंद करते ही और ज्यादा महसूस होने लगती थी। चुप्पी इतनी घनी थी कि दीवारों की सांसें भी सुनाई दे जाएं। रात के शायद 1 या 2 बज रहे होंगे। मीरा अचानक से उठी। उसने मेरी तरफ देखा और धीमे से पूछा, सिया, तूने कुछ देखा क्या? दरवाजे के पास कोई था अभी? उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। मैंने फिर फौरन दरवाजे की तरफ देखा, पर वहां कुछ नहीं था। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगी, उस पल मेरे पूरे शरीर में छुड़छुड़ी दौड़ गई थी। कमरा पूरा ठंडा हो गया था, कैसे एकदम अचानक पता नहीं, पर किसी के मौजूदगी का एहसास हम दोनों को निरंतर हो रहा था। मैंने मीरा को साहस दिलाते हुए कहा, कुछ नहीं है यार, तो थक गई है, सपने में कुछ देख लिया होगा। लेकिन दिल के अंदर से एक आवाज आ रही थी, झूठ मत बोल, तूने भी महसूस किया है। हम दोनों फिर से चुपचाप लेट गए। लेकिन उस रात हमारी आंख नहीं लगी। हर थोड़ी देर में ऐसा लगता जैसे कोई फर्श पर चल रहा हो, या कभी कोई साया दरवाजे के पार से गुजरा हो, और कभी हवा के किसी के फुसफुसाने की आवाज। वो रात हमारी पहली रात थी नजरगढ़ में। अगली सुबह हम दोनों जल्दी उठ गए थे। रात में ठीक से सो नहीं पाए थे, लेकिन मीरा बाहर जाने के लिए बहुत उत्साहित लग रही थी। उसने कहा, चल गांव के बाहर थोड़ा घूम कर आते हैं, आसपास के इलाका देखते हैं। फिर मैंने भी हामी भर दी, लेकिन मन के किसी कोने में एक बोझ सा महसूस हो रहा था। वो कमरा, वो सन्नाटा और मीरा की रात वाली बात, कुछ भी अभी तक मन से उतरा नहीं था। गांव के पीछे से एक सकरी पगडंडी जंगल की तरफ जाती थी। हम उसी रास्ते पर चल पड़े। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं एक दूसरे में उलझी हुई थी। पूरा जंगल नम था, जमीन पर मोटी काई की परत, चारों तरफ सीलन और हवा में खुली गीली लकड़ी की महक। पंछियों की आवाज तक नहीं आ रही थी, हर तरफ सिर्फ पेड़ और खामोशी। हम लोग करीब 20 मिनट चलने के बाद एक खुली जगह पर पहुंचे। वहां एक पुराना पत्थरों से घिरा हुआ कुआं था। ऊपर से देखने पर वो बहुत गहरा लग रहा था। काई जमी हुई, दीवारें टूटी फूटी और किनारों पर उसे उगे घास के बेले। उसकी हालत देखकर ही लग रहा था कि इसे बरसों से किसी ने छुआ तक नहीं। मैंने उस कुएं को बस एक नजर देखा और आगे बढ़ गई, क्योंकि कुछ खास नहीं लगा मुझे उसमें। लेकिन मीरा वहीं ठहर गई। उसने हाथ से मेरा कंधा पकड़ा और बोली, किया 1 मिनट, तू चल, मैं आती हूं। मैं पलटी तो देखा तो वो झुककर कुएं के अंदर झांक रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी, जैसे उसे कोई आवाज खींच रही हो। मैं उसे पुकारती रही, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे की रंगत बदल रही थी, आंखें फैलती जा रही थी, सांसें तेज हो रही थी। फिर उसने अचानक कहा, यहां कुछ है, कुछ ऐसा जो ठीक नहीं है। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें जो कंपन था उसने मेरी रूह तक को झकझोर दिया।
वो आवाज मीरा की ही थी, लेकिन जैसे उसमें कोई और भी बोल रहा था। मैं उसके पास गई और उसका हाथ पकड़कर कहा, क्या कर रही है तू? चलना वापस चलते हैं। उसने बिना एक शब्द कहे मेरी तरफ देखा, फिर सिर हिलाया और चुपचाप लौटने लगी। लेकिन उसके चेहरे पर जो भाव था वो मेरे लिए नया था, बुझा हुआ, खोया हुआ और डर में लिपटा हुआ। उस रात हालात और अजीब हो गए। उस रात हम बिस्तर पर लेटे थे, लेकिन नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। कमरे में हवा नहीं चल रही थी, फिर भी लकड़ी की खिड़की अपने आप हिल रही थी, जैसे कोई बार बार धीरे से धक्का दे रहा हो। मीरा एक कोने में लेटी थी, लेकिन वो बार बार करवटें बदल रही थी, बेचैनी से, जैसे किसी चीज का ख्याल उसे सता रहा हो। फिर एक बार की उठकर बैठ गई। उसकी आंखें पूरी खुली थी, लेकिन उनमें कोई होश नहीं था। वो मेरी ही तरफ देख रही थी, बिना पलक झपकाए। मैंने डरते हुए पूछा, मीरा, क्या हुआ? सब ठीक है ना? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं उसके पास गई और उसको कंधा हिलाया। तभी उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया, इतनी जोर से कि मेरी उंगलियों में दर्द होने लगा। उसकी मुट्ठी बर्फ की तरह ठंडी थी, जैसे किसी मुर्दे की पकड़। उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, अब की बार वो तुझे नहीं छोड़ेगा। वो 6 शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। उसकी आवाज इतनी गहरी, इतनी अलग थी कि मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये मीरा बोल रही है। उसकी आंखों में कुछ और उतर आया था, एक परछाई, एक गहराई जो इंसानी नहीं थी। मैं किसी तरह उसका हाथ छुड़ाकर पीछे हट गई और कमरे के कोने में दुबक गई। मीरा वहीं लेट गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह मैंने उसे सब बताया। वो बहुत शांत थी, बोली, मुझे कुछ याद ही नहीं। मैंने कुछ कहा क्या? मैंने देखा कि उसके चेहरे पर थकावट की लकीरें थी, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे और उंगलियों के नीचे मिट्टी का निशान। उसके हाथों से अजीब सी गंध आ रही थी, गीली मिट्टी, धातु और कुछ सड़ी हुई चीज का मिश्रण, जो एक बार नाक में गड़ जाए तो दिमाग से उतरता नहीं था। उस दिन पहली बार लगा कुछ ऐसा है जो हमारे साथ चल रहा है और शायद अब हमारे अंदर ही उतरने लगा है। तीसरे दिन सुबह उठते ही मैंने मीरा से कहा, अब बहुत हो गया मीरा, हमें आज ही वापस चलना चाहिए। उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी और मैं खुद भी उस जगह को और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। रातों की नींद जा चुकी थी और दिन का सन्नाटा भी अब डरावना लगने लगा था। मीरा ने मेरी बात पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी, बस खामोशी से बाहर देखने लगी, जैसे उसकी दिलचस्पी अब मेरी बातों में रही ना गई होती। हमने फौरन अपना सामान समेटा और उसी रास्ते की ओर बढ़े जिससे हम गांव में दाखिल हुए थे। वो पुराना घुमावदार पगडंडी वाला रास्ता जो जीप तक पहुंचता था। लेकिन जैसे ही हम गांव के आखिरी घरों के पास पहुंचे, हम ठिठक गए, क्योंकि जिस मोड़ से हम आए थे वहां अब कुछ भी नहीं था। रास्ता पूरी तरह गायब था। उसकी जगह अब एक घना भयानक जंगल नजर आ रहा था। बड़े विशाल पेड़, उस रास्ते को नामो निशान तक नहीं मिला। मैंने घबरा कर मीरा की तरफ देखा। उसने सिर्फ एक बार उस घने जंगल की तरफ देखा और चुपचाप मुस्कुरा दी, जैसे उसे कोई हैरानी ना हुई हो। मुझे और डर लगने लगा। मैंने उसे जोर से हिलाया, ये क्या है मीरा? कल तक जहां रास्ता था वो अब नहीं है। हमें निकलना है मीरा यहां से, समझ रही है ना तू? लेकिन मीरा मेरी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। वो बस उन जंगल की ओर देखती जा रही थी और धीरे धीरे बुदबुदाने लगी। मैं उसके पास गई, वो तो सुना। वो कुछ बहुत धीमे आवाज में किसी अजीब सी जुबान में बोल रही थी, एकदम नई अनसुनी भाषा, जैसे वो कोई मंत्र हो। उसके होठ थरथरा रहे थे और आंखें आधी बंद थी। गांव वाले अब धीरे धीरे अपने घरों से बाहर आ रहे थे। हर कोई हमें देख रहा था, वैसे ही निगाहों से जैसे पहले दिन देखी थी, लेकिन अब और ठंडी और ज्यादा अजनबी। उनमें किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में साफ लिखा था, तुम अब बाहर नहीं जा पाओगे। मैं मीरा को खींचकर वापस कमरे की ओर ले आई। फिर वो बिल्कुल ही अलग हो चुकी थी। उसकी हरकतें बदल गई थी। वो अब मुझसे बात नहीं कर रही थी, खाना भी नहीं खा रही थी और ज्यादातर वक्त कमरे की दीवारों को देखती रहती, जैसे उन्हें पहचानने की कोशिश कर रही हो। एक बार तो उसने मुझसे कहा,
हम यहाँ पहले भी आए थे ना, 1954 में। मैं जैसे वहीं जम गई। क्या? मैंने डरते हुए पूछा। फिर वो मेरी आंखों में घूर कर बोली, तुझे याद नहीं? तू कुएं में गई थी ना, तूने उसे देखा था। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो सीधे मेरे शरीर के अंदर उतर गया। वो मीरा की आवाज थी, लेकिन ठंडी और भावहीन। मुझे समझ नहीं आया कि वो मजाक कर रही है या सचमुच कुछ याद आ रहा है उसे, जिसे मैं जानती ही नहीं। मैंने गुस्से से कहा, बस कर मीरा, पागल हो गई है क्या? और उस वक्त मैंने खुद को झिड़कते हुए कहा, नहीं, ये मीरा नहीं है, ये कोई और है। रात को मीरा बिस्तर पर थी, लेकिन फिर भी बेचैनी से करवटें बदल रही थी। मैं भी सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिल में बसी अनजानी घबराहट आंखों को बंद नहीं होने दे रही थी। करीब आधी रात को मेरी आंख खुली। कमरे में हल्की लालटेन जल रही थी, लेकिन मीरा वहां नहीं थी। मैंने पहले पूरे कमरे में देखा, फिर बाहर दौड़ी। गलियारे में अंधेरा था, खिड़कियां धीरे धीरे हिल रही थी और एक ठंडी हवा अंदर आ रही थी। मैं बेतहाशा गांव की गलियों में भागती रही। किसी ने दरवाजा तक नहीं खोला, किसी ने मेरी आवाज का जवाब नहीं दिया। मैं जंगल की तरफ भी दौड़ी, कुएं तक भी गई, लेकिन मीरा को कोई नामो निशान नहीं मिला। मैंने रात भर उसे ढूंढा, अंधेरे में, अकेली, डरी हुई, और हर पल यही डर लगता रहा कि कहीं मैं भी किसी और की तरह यही न रह जाऊं। सुबह जब थक हार कर मैं कमरे में वापस लौटी, तो देखा कि मीरा वहीं बैठी थी, बिल्कुल उसी जगह, उसी मुद्रा में, जैसे कहीं गई ही ना हो। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, अजीब, अजनबी, जिसमें सुकून नहीं था, सिर्फ सन्नाटा था। मैं रो पड़ी। फिर मैंने रोते हुए उससे कहा, तू कहाँ चली गई थी मीरा? मैं मर ही गई थी डर से। और उसने मेरी तरफ देखा, पर कुछ बोली नहीं, बस मुस्कुराती रही। फिर अचानक उसने मेरी आंखों में झांक कर एक ठंडी बेजान आवाज में कहा, अब तू बची है। उसकी ऐसी आवाज सुनते ही मेरे शरीर में झटके से सिरन दौड़ गई। वो मीरा की आवाज नहीं थी, उसमें एक अजीब सा कंपन था, जैसे किसी गहरे कुएं से आती गूंजती हुई फुसफुसाहट, धीमी मगर सीधे आत्मा पे उतर जाने वाली। मैं कुछ पल वैसे ही जमी रही, हिल भी नहीं पाई। अगली सुबह जैसे तैसे मैंने हिम्मत जुटाकर भगवान का नाम लेकर मैंने वहां से फिर निकलने की ठानी। और जब बाहर पहुंची तो सामने का नजारा एकदम बदल चुका था। कल जिस रास्ते पर एक घना भयानक जंगल था, बड़े विशाल पेड़ थे, वो रास्ता फिर से खुल चुका था, पहले की तरह। वही मोड़, वही जंगल की पगडंडी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने एक बार मुड़कर गांव की तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। ना वो घर, ना वो खिड़कियां, ना वो बूढ़ी औरत। वहां अब सिर्फ पेड़ थे, जैसे वो घर कभी अस्तित्व में था ही नहीं। और आज तक मैंने उस जगह का नाम दोबारा किसी नक्शे में नहीं देखा। मीरा आज भी जिंदा है। हम अक्सर मिलते हैं, बात करते हैं, लेकिन कुछ तो है जो अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी हंसी में एक अजीब सा ठंडापन है, और उसकी आंखों में वो गहराई जो पहले कभी नहीं थी। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।